ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अमेरिका के सुप्रीम कमांडर से ज्यादा पावरफुल हैं। आज एक बार फिर से ये प्रूफ हो गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। मैं सीधे चलूंगा, हमारे साथ हमारे सभी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर आपको टैक्स एक्सपर्ट जैन जी दिखाई दे रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। इट्स अ गुड डे, कांग्रेचुलेशंस। अमिताभ सर, आपका भी स्वागत है। आपके चेहरे को देखकर मैं कह सकता हूं खुश तो बहुत हो गया आप आज। खैर, दिनेश गौतम हमारे साथ है। दिनेश, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। एंड मनीष झा हमारे साथ है। मनीष, लेट मी जंप द बैंडवैगन। डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला नॉकडाउन हुआ है। क्या इस फैसले को नॉकडाउन करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इंपीचमेंट प्रोसेस को भी आगे बढ़ाया जाएगा? एंड आई स्टैंड ऑन माय वर्ड। क्या इसके बाद इंपीचमेंट प्रोसेस को भी आगे बढ़ाएगा? बिकॉज इसमें मल्टीपल एंगल्स अब जुड़ने वाले हैं। एक है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जब उन्होंने पहली बार टैरिफ लगा के बोला था, माय दिस फ्रेंड हैज मेड दिस मच मनी इन द स्टॉक मार्केट, दिस वन हैज मेड दिस वन मनी इन स्टॉक मार्केट। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। मनीष, योर टेक। पहली बात तो यह कि जो बात आपने कही थी मैं भी उससे 100% सहमत हूं, और आज की रात उसको इसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि इससे ध्यान भटकाने के लिए वो ईरान के साथ जंग का ऐलान कर सकते हैं। यस, घंटे में 48 घंटे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यही वो करते आए। एप्स्टीन फाइल से ध्यान हटाने के लिए उन्होंने वेनेजुएला से जंग शुरू की थी, और इससे बचने के लिए वो ऐसा कर सकते हैं। दूसरी बात, खबर आ रही है कि अभी वो व्हाइट हाउस में ब्रेकफास्ट कर रहे थे जब ये फैसला आया। उन्होंने कहा कि ये डिसग्रेस है और उनके पास प्लान भी मौजूद है। तो प्लान भी तो यही हो सकता है कि आप संसद के जरिए जाएंगे, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, ये आसान रास्ता नहीं होगा। तो आज के फैसले के बाद दरअसल ये केवल एक इकोनॉमी फैसला नहीं है, ट्रंप के खिलाफ एक पॉलिटिकल वॉर शुरू हो जाएगा। और जाहिर है कि ये आखिर में इंपीचमेंट तक जाना है। देखिए, इंपीचमेंट तो होना ही है, उनके पास इतने बहुत सारे उन्होंने इसके लिए कारण बना दिए हैं, लेकिन यहां से शुरुआत हो गई है। क्योंकि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका की संसद, सबको लगता है कि व्हाइट हाउस ने इन सब इंस्टीट्यूशन को किनारे कर दिया है, जो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट से धक्का लगा है, अब संसद की बारी है, संसद इंपीचमेंट करेगी। और जो तीसरी सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप ने पिछले 1 साल तक जो ये माहौल बनाया था कि वो कैप्टन अमेरिका बनकर अमेरिका की इकोनॉमी को कहां से कहां पर लेकर मनीष, जस्ट होल्ड ऑन टू द थॉट। यहां पर एक और बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ट्रंप का बयान, मेरे पास प्लान बी है। प्लान बी क्या है? ईरान पर हमला करना। ये सबसे बड़ा सवाल है। वेल, आई विल नॉट जंप द गन्स राइट नाउ, लेकिन अमेरिका इज नोन एज अ कंट्री ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस एंड बिग डाइवर्जन्स। ये यहां पर, ये आपके सामने जो तस्वीर आ रही है, और ये देखिए जरा किस तरीके से ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। मनीष के हिस्से में इसमें और सारा चीजें समझना चाहूंगा। दिनेश, फाइन प्रिंट अभी तक बाहर नहीं आया है। वी आर ऑल स्पेक्युलेटिंग, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि अमेरिका जो है, जो ट्रंप ने रैंडम फैसले लिए टैरिफ के, दे आर ऑल गोइंग बैक टू व्हाट दे वर बिफोर ट्रंप वाज देयर? 1977 में यह कानून बनाया गया था अमेरिका में, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है या किसी देश से बड़ा गंभीर खतरा अमेरिका को हो जाता है, और या इकोनॉमी के लिए ऐसा भीषण संकट पैदा हो जाता है कि अपनी घरेलू इकोनॉमी को सुरक्षित रखने के लिए बाहर से आने वाला जो भी इंपोर्ट किया जा रहा है अमेरिका में सामान, उस पर टैरिफ लगाना आवश्यक हो जाए, तो ही इन शक्तियों का इस्तेमाल राष्ट्रपति करेंगे। यह भी एक सच्चाई है कि 80 बार से ज्यादा अभी तक इस कानून का इस्तेमाल, जो ये बनाया गया IEEPA, इसका इस्तेमाल किया जा चुका है। तो सवाल यह है कि जो प्लान बी की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो प्लान बी की तरफ इशारा क्या है? क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर रिव्यू के लिए कहा जा सकता है, या इसके रास्ते सारे बंद हो गए? ये बात तो तय है कि अब उस तरह से खम ठोक कर कम से कम डोनाल्ड ट्रंप नहीं कह पाएंगे और कर पाएंगे चीजें जैसा पिछला कम से कम 2025 में वो करते चले आए। इससे आगे परसेप्शन की मैं बात करता हूं, लेकिन रुक जाएंगे। परसेप्शन की मैं बात करता हूं यहां पर। अमिताभ जी, इसका फाइन प्रिंट अभी तक नहीं आया है। मैंने दिनेश से सवाल पूछा, आई कैन अंडरस्टैंड, जॉली वेल अंडरस्टैंड कि चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। वेल एनीवे, मैं आपके पास अमिताभ सर आ रहा हूं, बिकॉज मैं एक बार जैन जी के पास आना चाहूंगा। जैन जी, क्या स्टेटस को विल कम बैक जो ट्रंप के पहले के था? और विल ही बी बाउंड टू, अगर लेट्स गो बाय द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर क्या होता है हम सबको पता है वहां पर, लेकिन लेट्स गो बाय दिस, अगर यहां पर यह फैसला है, सो इट मींस व्हाट?
इट मींस व्हाट? अभी इन ट्रू टर्म्स, इन नेक्स्ट 1 day, 2 day, 3 day, 4 day, 5 day, 1 week, क्या होता है इसका मतलब? मैं बोलूंगा निशान जी, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, बट एट द सेम टाइम इतना जितना मेरा नॉलेज है, जितनी मेरी समझ है, ट्रंप इतनी जल्दी मानेगा नहीं। एक दो सेक्शन निशान जी आपको बताऊंगा। एक है सेक्शन 232, वो साफ साफ बोलता है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी का केस है, जो कि पहले स्टील और एल्यूमिनियम पे यूएस ने यूज किया हुआ है, सेक्शन 232 को यूज करके ट्रंप इस चीज को वापस ला सकता है। सेक्शन 232 को आप ये मान के चलो, कई ऐसे प्रोविजंस अभी भी एक्ट में हैं, लॉ में हैं, जहां यूएस सेनेट चाहेगा तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स भी कर सकता है। अच्छा, दूसरी बात, ट्रंप इतनी जल्दी मानने वाले व्यक्तियों में है नहीं कि अगर आप उनको बोलोगे कि आप सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है तो वो मान जाए, मेरे ख्याल से नहीं मानेगा। सेक्शन 301 कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ्स, जहां पे यूएस के पास राइट है, अगर वो चाहे तो कोई कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ्स लगा सकता है। उसमें ऑब्वियसली भारत सबसे प्रिय होगा, वो 100% भारत को, चाइना को इस लूप में ले आएगा। और कांग्रेस का रास्ता तो हमेशा खाली है, वो सेनेट में वापस जाकर इसको वापस ला सकता है। बट हाल फिलहाल अगर ये मान के चले कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ट्रंप के अगेंस्ट में आया, ये बहुत अच्छी खबर है। एटलीस्ट ट्रंप को एक झटका जरूर मिल गया है कि सर, अब मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, और मेरा जो न्यूज रूम है वो भी इसको जरा सुन ले। मैं एसोसिएटेड प्रेस का एक टेक पढ़ रहा हूं यहां पर, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। हमारे जितने भी दर्शक हैं सुनिए, क्या ट्रंप अभी भी टैरिफ लगा सकते हैं? इस फैसले का जवाब क्या है? एसोसिएटेड प्रेस के हवाले से मैं फिर से यह सवाल रिपीट कर रहा हूं, क्या डोनाल्ड ट्रंप अभी भी टैरिफ लगा सकते हैं? एसोसिएटेड प्रेस ने कहा है हां, यस, बट नॉट अंडर द फास्ट एक्टिंग लॉ ही प्रीवियसली यूज्ड, यानी जो पहले लॉ था उसका इस्तेमाल करके टैक्स नहीं लगा सकते। Top administration officials have said they expect to keep the tariff framework in the place under the authorities, although alternative law carry greater limitation on speed and severity of Trump action. यानी अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, एसोसिएटेड प्रेस ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी भी टैरिफ लगा सकते हैं, लेकिन उस लॉ के तहत नहीं जिसका उन्होंने 1977 वाले लॉ का इस्तेमाल किया था। लेकिन अब वो जो भी लॉ का इस्तेमाल करेंगे, ना तो उसमें उतनी तेजी ला सकते हैं, ना ही उसमें वो सीवियरिटी ला सकते हैं। देयर यू गो, यानी डोनाल्ड ट्रंप हैज गॉट इट बैक। मैं अमिताभ सर के पास चलूंगा। अमिताभ सर, ये डिसीजन कब आया है? जब ट्रंप ने मदद की थी 3 कंजर्वेटिव जजेस के अपॉइंटमेंट में। आई रिपीट, जब ट्रंप ने मदद की थी 3 कंजर्वेटिव जजेस के अपॉइंटमेंट में, बस उन्होंने ही साथ दिया। अमिताभ सर, लेट्स ओपन द गेम। इस टेन्योर में प्रेसिडेंट ट्रंप की एपिक लो रेटिंग है। सुप्रीम कोर्ट हैज नॉक डाउन हिज लॉ। मैं एसोसिएटेड प्रेस को फिर से कोट कर रहा हूं, इस लॉ से ट्रंप को जो पावर्स मिल रही थी वो अनप्रेसिडेंटेड थी सर। यानी $3 ट्रिलियन का इससे इकोनॉमी में इंपैक्ट हो रहा था। बेसिकली सिर्फ इसी से फायदा हो रहा था, वरना इकोनॉमी गड्ढे में जा रही है। देयर इज नो एम्प्लॉयमेंट, देयर इज नो वेज रेट अप। अब क्या होगा ट्रंप का सर? देखिए, इसके 2-3 चीज हैं निशांत। पहला चीज कि जो हम कहते थे अमेरिकन सिस्टम में चेक्स एंड बैलेंसेस है, आज वो टेस्ट हो गया कि वो एग्जिस्ट करता है। ओह यस। दूसरी बात, उन्होंने अपनी इस सेकेंड टेन्योर को ट्रंप 2.0 में पूरा पॉलिटिकल स्टेक लगा दिया था टैरिफ पॉलिसी पर, दुनिया को बताने के लिए, अपने कंस्टिट्यूएंट्स को बताने के लिए। और इस सर, मैं आपको एक थोड़ा सा रोकूंगा, प्लीज पार्डन मी। अब हमारे मन में एक सवाल है, जितने भी दर्शक है, मैं अपने न्यूज रूम को बोलूंगा इसको भी ब्रेकिंग में ले लें। एसोसिएटेड प्रेस का एक यहां पर अभी टेक आया है, क्या जिन जिन कंपनीज ने टैरिफ दिया है उनको पैसा वापस मिलेगा? यह सवाल बनता है कि नहीं? जब लॉ को नॉकडाउन कर दिया गया तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में क्या उनको पैसा वापस मिलेगा? तो इस पर जरा ध्यान से सुनिए। कोर्ट की जो मेजॉरिटी है उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। आई रिपीट, द कोर्ट
says nothing today about whether and if so how government should go about returning the billions of dollar it has collected from importers. यानी सरकार कैसे इंपोर्टर्स का पैसा वापस करेगी, ये इसको लेकर कुछ अभी तक कोर्ट ने नहीं कहा है, कुछ नहीं कहा है। यह बहुत बड़ी बात है। पहली खबर आपको मैं बता रहा हूं, ट्रंप का जो टैरिफ है उसको नॉकडाउन कर दिया गया, लेकिन ट्रंप टैरिफ लगा सकते हैं अलग लॉ में, ना तो उसकी सीवियरिटी होगी ना उसकी स्पीड होगी। दूसरी बात, क्या ट्रंप को पैसा वापस करना पड़ेगा? कोर्ट ने इस पर कुछ नहीं कहा है। अमिताभ सर, बैक टू यू। निशांत, इसी पर मैं कहना चाह रहा था, जो लास्ट अभी आप बोल रहे थे, पहले से ये क्लियर था कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसको टर्न डाउन करती है तो जितने भी पैसे 180 बिलियन डॉलर के करीब जो एक्स्ट्रा टैरिफ बढ़ा कर लिए गए हैं वो उन सबको वापस किया जाएगा। ये एकदम क्लियर है, इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रूलिंग नहीं दी है। दूसरी बात मैं यही कह रहा था, चेक्स एंड बैलेंस रिस्टोर किया गया है। अब ट्रंप जो भी करेंगे उनकी क्रेडिबिलिटी पे असर होगा। इसका सबसे बड़ा खामियाजा ट्रंप की उस लेजिटिमेसी पे, उस रेसिप्रोकल टैरिफ पे लगेगा जो उन्होंने इस ट्रंप 2.0 को अपना एक बहुत बड़ा माध्यम बनाया था और दिखा रहे थे कि वो बहुत डिसाइसिव है। पूरे दुनिया पर उन्होंने इस तरह के टैरिफ लगाए और अल्टीमेटली वहां का जो सुप्रीम कोर्ट है उसी ने उसको टर्न डाउन किया। अब जो भी इस पे लगेगा, चाहे वो कांग्रेशनल अंडरस्टैंडिंग से लगे या जो भी लगे, लेकिन इस समय वो टैरिफ पॉलिसी उनकी फॉरेन पॉलिसी थी, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी थी, उनकी ट्रेड पॉलिसी थी, उसको एक बहुत बड़ा झटका है। आने वाले समय में हम ये भी देखेंगे कि उनके खिलाफ जो म्यूटेड मेजॉरिटी था, जो अब तक कुछ नहीं बोल रहा था पॉलिटिकली, अब वो असर्टिव हो जाएगा। आप ये भी देखिए ना, उन्होंने पूरे सुप्रीम कोर्ट के जो आपने 3 जजों के का मेंशन किया, उन्होंने पूरी तरह से कंजर्वेटिव मेजॉरिटी को लाया था। इसलिए भी लाया था कि जो रूलिंग्स आएंगी उनको वो ओवरटर्न कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है। एक और गेस्ट शायद हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर भरत बरई, बहुत सीनियर अगर कहा जाए, ये एक लेजेंडरी इंडियन है। शिकागो में आपको पता होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा सेमिनार वहां पे होस्ट किया था। सर, वेरी क्विक टेक, वी आर वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम। दिस इज अ लैंडमार्क डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन इसके आगे रैमिफिकेशंस आप कैसे असेस कर रहे हैं? मेरा ख्याल है ये जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का 6-3 मेजॉरिटी से, उसके बावजूद उन्होंने प्लान बी रखा है और जो दूसरे प्रोविजन है उसके मुताबिक टैरिफ और फिर लगाएंगे, क्योंकि उनके लिए अपनी आबरू का सवाल है, प्रेस्टीज का सवाल है। और दूसरा ये है कि फिर भी जो टैरिफ अगेन लगाएंगे उसके बावजूद उनको कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि जो आमदनी हो रही है ये टैरिफ से, उनको रखनी है और टैरिफ प्लान बी से जरूर लगाएंगे। मैं भी वो भी बताऊंगा कि ये जो टैरिफ सुप्रीम कोर्ट ने इल्लीगल बताया है जी, उन्होंने ये बताया है कि ये पावर कांग्रेस का है, प्रेसिडेंट का नहीं जी। लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए उन्होंने लगाया है, स्टील पर, ऑटोमोबाइल पर, एल्यूमिनियम पर, वो टैरिफ को इससे असर नहीं होती है, वो टैरिफ से चालू रहेंगे। गुड, आपने ये क्लैरिफिकेशन दे दिया सर। आई एम सॉरी आपको थोड़ा कम समय दे पा रहा हूं। ग्रेटफुल टू यू फॉर जॉइनिंग अस सर, थैंक यू वेरी मच सर। हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड सर। हम सभी मेहमानों का शुक्रिया करना चाहेंगे, लेकिन मैंने इस शो को जिस खबर से खोला था मैं वापस उस पर जा रहा हूं। क्या ट्रंप इससे डाइवर्ट करने के लिए अब ईरान पर हमला तो नहीं कर देंगे अगले 48 घंटे में? संकेत कुछ ऐसे ही हैं। ईरान पर सीमित सैन्य हमले का खतरा, ब्रेक करिए। सीमित हमले पर ट्रंप कर रहे हैं विचार, यानी लिमिटेड स्ट्राइक्स। यानी मुझे लगता है मैं ईरान पर सीमित हमले के बारे में गंभीरता से सोच रहा हूं। ट्रंप ने कहा है, यह बहुत बड़ी बात है। अमेरिका ईरान तनाव की फिक्र वाली ग्लोबल फाइल खोलने से पहले आपको एक एआई वीडियो देखना जरूरी है। यह एआई वीडियो हमारी टीम ने तैयार किया है। यह वीडियो अमेरिका ईरान में बढ़ते तनाव के, ध्यान से देखिएगा, तनाव के सिमुलेशन जैसा है।
इसे देखकर आप समझ पाएंगे कि ईरान अमेरिका में बहुत जल्द युद्ध की चिंगारी क्यों भड़क सकती है और ट्रंप के फेज 2 प्लान बनाम खमेनी के होर्मुज़ प्लान की चर्चा अचानक क्यों होने लगी है। इस एआई वीडियो को देखिए। इसमें हमने प्रयास किया है कि ट्रंप की वही बातें आपको सुनाई दें जो वो लगातार ईरान के लिए कहते आ रहे हैं। कल भी उन्होंने ईरान को समझौता करने के लिए अंतिम चेतावनी दी है। एक तरह से उनका संदेश है कि शांति का गेट बंद हो चुका है और तबाही का दरवाजा कभी भी खुल सकता है। This is your last chance. Take the deal or face the consequences. The door is closing. This is your last chance. Take the deal or face the consequences. The door is closing. अमेरिका और ईरान तनाव पर कभी करीब करीब यही वास्तविक स्थिति है, यानी यही है अभी की स्थिति। वेरी इंटरेस्टिंग दो। देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट से जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक क्या क्या चीजें सामने आ रही हैं देखिएगा। ट्रंप परमाणु बातचीत पर ईरान के रवैये से बहुत खफा है। समझौते में हो रही देरी से उनका जो पेशेंस है वो जवाब दे रहा है। ईरान अमेरिका की शर्तें मानने को राजी नहीं है। ईरान यूरेनियम संवर्धन के पीछे हटने को तैयार नहीं है। मिसाइलों की रेंज भी कम करने पर बात नहीं बन पा रही है। ट्रंप को लगता है कि ईरान के वार्ताकार जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ईरान के अड़ियल रुख से खफा ट्रंप ऐसे में ईरान पर अटैक का निर्णय इसलिए भी ले सकते हैं क्योंकि अमेरिकी सेना के अधिकारियों ने उन्हें बताया है कि पश्चिम एशिया में तैनाती पूरी हो चुकी है। 2003 के बाद ऐसी तैनाती है। वैसे अमेरिका चाहे तो शनिवार या रविवार तक हमला कर भी सकता है। अब ट्रंप के फेज 2 की चर्चा जरूरी है क्योंकि इससे ईरान में हड़कंप है। एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को हमेशा के लिए बंद करने पर विचार कर रहे हैं। इसके लिए वो 2 खतरनाक चरणों में सैन्य योजनाओं पर आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, 2 चरण जो मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1, पहले चरण की अगर बात करें, पहले चरण में अमेरिकी वायुसेना ईरान पर लिमिटेड एयर स्ट्राइक्स कर सकती है। यह ऑलरेडी हमने आपको बताया, जो ट्रंप ने बयान दिया है। इसे चेतावनी वाले स्ट्राइक के तौर पर दिखाया जाएगा, यानी एक वार्निंग शॉट। इस चरण में अमेरिकी वायुसेना ईरान के कुछ चुनिंदा सैन्य और सरकारी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर सकती है। इसका मकसद होगा ईरान को धमकाकर बताना कि तेहरान ने अगर डील नहीं की तो अमेरिका और बड़ा एक्शन ले सकता है। ईरान फिर भी नहीं झुका तो हमले का दूसरा फेज भी शुरू होगा। ईरान पर व्यापक हमले शुरू हो जाएंगे। फिर अमेरिका के निशाने पर ईरान के परमाणु प्लांट, मिसाइल सिटी, बंदरगाह, रिफाइनरीज के अलावा खमेनी के बंकर होंगे। इन हमलों के जरिए अमेरिका का प्रयास खमेनी के शासन को उखाड़ फेंकने का होगा। यानी जो फेज 2 होगा वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, जिस तरीके से इराक में अटैक हुआ था, जिस तरीके से लिबिया में अटैक हुआ था। लेकिन उन दोनों मुल्कों के पास वो रेजिस्टेंस नहीं थी जो ईरान के पास है। असल में ट्रंप बार बार यही कह रहे हैं कि ईरान अमेरिका से परमाणु डील कर ले, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दे, मिसाइलों की रेंज 500 किलोमीटर तक ही रखे। दोनों ही शर्तों पर ईरान सहमत नहीं है। वो अमेरिका को जवाबी धमकी दे रहा है। ट्रंप ने कल ही ईरान को फिर से 10 दिन का वक्त दिया और ऐलान किया कि ईरान इसके बाद भी नहीं माना तो वो खुद बर्बादी का जिम्मेदार होगा। वैसे आपको बता दें कि ट्रंप ने 2025 में जब आखिरी बार ईरान को 2 हफ्ते की मोहलत दी थी तो उस बयान के ठीक 3 दिन बाद ही ईरान पर बमबारी करवा दी थी। समझ रहे हैं आप? ईरान भी अमेरिका को जवाब देने के लिए सैन्य तैयारी मजबूत कर रहा है। ईरान होर्मुज़ प्लान पर आगे बढ़ रहा है। ईरान की नेवी ने अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच अपनी समुद्री ताकत को दिखाया है। वो एक तरफ रूसी नेवी के साथ वॉर ड्रिल कर रहा है, दूसरी तरफ होर्मुज़ स्ट्रेट में अपने सबसे एडवांस शाहिद सुलेमानी क्लास कॉर्वेट की तैनाती की है। ईरान की नौसेना ने इसके अलावा होर्मुज़ स्ट्रेट में युद्धाभ्यास के दौरान ही शाहिद सैयद शिराजी युद्धपोत से सैयाद 3G यानी कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का भी टेस्ट किया है। यह पहली बार है जब ईरान ने समुद्र से लंबी दूरी की हवाई रक्षा प्रणाली को दागकर अपार शक्ति को दिखाया। बात जहां तक शाहिद सुलेमानी क्लास कॉर्वेट की है तो यह सिर्फ युद्धपोत नहीं है, बल्कि तकनीक और एडवांस हथियारों का चलता फिरता दस्ता है। स्टेल्थ तकनीक से लैस 30 mm की ऑटो कैनन गन लगी है, 20 mm की गैटलिंग गन है, एंटी शिप मिसाइलें इसमें लोड हैं। भविष्य में यह 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली गदर 474 मिसाइलों से भी लैस होगा। ईरान ने इसके अलावा अरब सागर में 20 से ज्यादा गदीर क्लास की मिनी सबमरीन्स भी तैनात की हैं।
ये फारस की खाड़ी और होर्मुज़ स्ट्रेट में मुख्य रूप से सक्रिय हैं। ईरान ने इन 20 सबमरीन के जरिए अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के लिए खतरे को कई गुना बढ़ा दिया है। ईरान ने यूएन में भी अमेरिका को धमकी दी है, कहा है कि ईरान की जवाबी कार्रवाई निर्णायक होगी। उधर ट्रंप के अलावा इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने भी ईरान को वार्निंग दी है, ईरान पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के संकेत दिए। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ अमेरिका ईरान टेंशन में अब वॉर का एपिसेंटर बनता जा रहा है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में कुछ हुआ तो समझ लीजिए तेल के दाम क्या होंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ बंद हुआ तो इसके भयानक परिणाम दुनिया को भुगतने होंगे। तेल की कीमतें 100 से 130 डॉलर प्रति बैरल तक बढ़ सकती हैं। दुनिया भर में परिवहन, निर्माण, खाद्य पदार्थ की कीमतें बढ़ जाएंगी। बढ़ती लागत से कंपनियों के मुनाफे पर असर होगा। वैश्विक जीडीपी गिरी तो दुनिया में मंदी की आशंका रहेगी। एलएनजी और गैस सप्लाई पर असर हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से करीब 22% एलएनजी निर्यात होता है। अब एक बड़ी हैरान करने वाली खबर है। फिक्र में हम बात कर रहे हैं दूसरी दुनिया के उन रहस्यमयी प्राणियों की जिनके सच से अब पर्दा उठने वाला है। पिछले कई दशकों से सभी के मन में एक सवाल है, क्या एलियन सच में होते हैं? क्या दूसरी दुनिया के लोग वक्त वक्त पर पृथ्वी पर आते रहते हैं? क्या देखे गए हैं? सैकड़ों यूएफओ के वीडियोस में सच्चाई है। यूएफओ क्या होता है? यूएफओ का मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, जिन्हें कई लोग उड़न तश्तरी भी कहते हैं। दावा किया जाता है कि दूसरी दुनिया के लोग उड़न तश्तरी के जरिए पृथ्वी पर आते हैं। यह एलियंस की एक रहस्यमयी दुनिया है जिससे आज तक पर्दा नहीं उठा है। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि एलियंस को लेकर टॉप सीक्रेट फाइल्स सार्वजनिक होंगी। दरअसल ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की एक बात से काफी नाराज हो गए हैं, जिसके बाद उन्होंने यह फैसला लिया है। दरअसल बराक ओबामा ने एक पॉडकास्ट में कहा कि एलियंस वाकई होते हैं। ब्रह्मांड में अकेले इंसान हो ऐसा मुमकिन नहीं। इस पर भड़कते हुए ट्रंप ने कहा कि ओबामा ने बड़ी गलती कर दी, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सवाल यह है कि क्या ट्रंप एलियंस का पूरा सच जानते हैं? इसके बाद ओबामा ने कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से एलियंस को नहीं देखा है और ना ही एलियंस को एरिया 51 जैसी जगह में रखा गया है। इसके बाद ट्रंप ने एक पोस्ट के जरिए दुनिया को बता दिया कि एलियंस पर टॉप सीक्रेट फाइल्स सार्वजनिक की जाएगी। सवाल उठता है कि क्या अमेरिका को पता है कि एलियंस कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं? आखिर ब्रह्मांड में एलियंस का रहस्य क्या है और क्या इससे सच में पर्दा उठने वाला है? फिक्र की इस रिपोर्ट में देखें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अनजान हवाई घटनाओं से जुड़ी क्लासिफाइड फाइल्स की पहचान करने और उन्हें सार्वजनिक करने का ऑर्डर दिया है। ट्रंप ने एक पोस्ट में कहा, मैं वॉर सेक्रेटरी और दूसरे संबंधित विभागों और एजेंसियों को निर्देश देता हूं कि वो एलियंस और अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना और यूएफओ से जुड़े सरकारी फाइलों की पहचान करें और उन्हें जारी करने की प्रक्रिया शुरू करें। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर एलियंस का सच क्या है? पहले कुछ हैरान करने वाले वीडियोस देखिए। इस वीडियो में समंदर के ऊपर तेजी से रहस्यमयी चीज आती हुई दिखती है। शुरुआत में ये एक चमकीली बिंदी की तरह दिखती है, बाद में अचानक इसकी लाइट बंद हो जाती है और फिर ये काले धब्बे की तरह तेजी से उड़ती हुई दिखती है। इसका वीडियो बनाने वाले लोग चौंक जाते हैं। ये वीडियो साल 2022 में यूएफओ पर कांग्रेस की सुनवाई के दौरान दिखाया गया। इसमें काफी देर तक एक चमकता हुआ ट्रायंगल दिखता है। ये वीडियो यूएस नेवी के अधिकारियों ने दिखाया था। काफी देर तक इस यूएफओ से रोशनी आती रही। इसके कुछ साल बाद यूएस नेवी ने एक और तस्वीर रिकॉर्ड की, जो ठीक पहले रिकॉर्ड किए गए वीडियो से मैच कर रही थी। इसके अलावा इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आसमान में एक रहस्यमयी चीज दिखाई दी। न्यूयॉर्क पोस्ट ने कुछ साल पहले यह वीडियो जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट में बैठे लोगों ने इसे रिकॉर्ड किया, लेकिन पता नहीं चल पाया कि आखिर ये क्या था। ऐसे सैकड़ों वीडियोस इंटरनेट पर फ्लोट कर रहे हैं, जिसमें दावा किया जाता है कि उन्होंने अंतरिक्ष से आई रहस्यमयी चीजें देखी हैं, जो कुछ पल सामने रहीं और अचानक गायब हो गई। यही वजह है कि ट्रंप ने एलियन से जुड़ी सीक्रेट फाइल्स को सार्वजनिक करने का ऑर्डर दिया है। ट्रंप इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के एक बयान से नाराज हो गए, जिसमें उन्होंने एलियंस के मौजूद होने के बारे में बात की थी। इसके बाद उन्होंने ये ऑर्डर जारी किया। वैसे कई लोगों ने दावा किया है कि अमेरिका के नेवादा में एरिया 51 नाम की एक जगह है, जहां कई लोगों ने रहस्यमयी यूएफओ देखे हैं। एरिया 51 की मिस्ट्री क्या है, इसे समझते हैं। एरिया 51 एक सीक्रेट अमेरिकी एयरफोर्स बेस है। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ एलियन बॉडीज और उनके क्रैश स्पेस शिप हैं।
CIA ने 2013 में बताया कि ये बेस टॉप सीक्रेट स्पाई प्लेन की टेस्टिंग के लिए है। 2022 में यूएस कांग्रेस ने 50 साल बाद UFO पर पहली सार्वजनिक सुनवाई की। इसमें UFO की जांच के लिए समर्पित ऑफिस बनाने का ऐलान हुआ। 2023 में जांच में एलियंस के वजूद की पुष्टि नहीं हुई। 2024 में पेंटागन ने दावा किया कि एलियंस का अस्तित्व नहीं है। ज्यादातर UFO ड्रोन, पक्षी या गुब्बारे पाए गए। अब इंतजार है एलियंस की उन क्लासिफाइड फाइल्स का। जब वो सार्वजनिक होंगी तब या तो तहलका मच जाएगा या फिर एलियंस को लेकर जिज्ञासा कुछ वक्त के लिए शांत हो जाएगी। और अब चुनावी राज असम चलते हैं। अब ये चर्चा ज्यादा होती रहेगी। असम और बंगाल की चुनाव नजदीक है, वहां की राजनीतिक फाइल खोलने का वक्त आ गया है। गृह मंत्री अमित शाह आज असम के दौरे पर थे। वो राज्य के बराक वैली में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम पार्ट 2 में शामिल हुए। यहां हुई जनसभा में उन्होंने कांग्रेस पर घुसपैठियों को असम में बसाने का आरोप लगाया। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी असम की जमीन उद्योगपतियों को दे रही है। इन दो दिग्गजों का बयान सुन लेते हैं, फिर दोनों दलों की चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस की सरकारों ने हमारी सीमाओं को घुसपैठियों के लिए खुला छोड़ा। घुसपैठी आसाम में घुसते गए। आसाम के युवा की रोजगारी, गरीब का अनाज और गांव की भूमि छीनकर यहां पर जनसांख्यिकी परिवर्तन करने का प्रयास चला। पब्लिक थकी हुई है कि किस तरह से असम में जितनी भी असम की संपत्ति है, असम की जनता की संपत्ति है, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को, एक परिवार को दी जा रही है। मेरे ख्याल से जनता जानती है, तो हमने इसको जो यहाँ के हमारे नेता हैं उन्होंने इसको एक पैम्फलेट में सारा इकट्ठा करा है ताकि एक अच्छी तरह से दिखे कि क्या क्या होगा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। मैं आपको वादा कर जाता हूँ, कांग्रेस के शासन में घुसे हुए एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर वापिस भेजने का काम हम करेंगे। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की पूरी जो स्ट्रैटेजी है हम आपको बताने वाले हैं। बीजेपी और कांग्रेस, जरा ध्यान से देखिएगा। प्रियंका गांधी 2 दिनों से असम में, यह उनका पहला दौरा है। इसकी शुरुआत उन्होंने कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस इस चुनाव को लेकर कितना गंभीर है। असम में कांग्रेस लगातार 2 बार चुनाव हार चुकी है। इस हार की हैट्रिक से पार्टी को बचाने के लिए कमान प्रियंका गांधी को सौंपी गई है। हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत ने आपके लिए कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां जुटाई हैं। यह पहली बार है जब गांधी परिवार के किसी सदस्य को असम में टिकट बांटने वाली स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि प्रियंका गांधी की एंट्री से टिकट बंटवारे और प्रचार अभियान में भीतरघात नहीं होगा। जिस तरह से भूपेन बोरा ने पिछले दिनों कांग्रेस से इस्तीफा दिया, उससे कांग्रेस हाईकमान को इस बात का डर था। इसलिए प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के निर्देश पर दिल्ली के बजाय सीधे असम जाकर टिकट बंटवारे पर चर्चा की शुरुआत की है। यह संदेश देने की कोशिश की है कि टिकट दिल्ली नहीं बल्कि असम स्तर से ही फाइनल होगा। प्रियंका गांधी ने गुवाहाटी में कई जिलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं से खुद मुलाकात की। इतना ही नहीं, राज्य कमेटी के नामों पर नेताओं, कार्यकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, NGO और पत्रकारों से फीडबैक लिया जा रहा है। एक तरफ टिकट बंटवारे पर फोकस है तो दूसरी तरफ प्रियंका हेमंता पर भी हमलावर है। उन्होंने हेमंता पर भ्रष्टाचार और जमीन घोटाले का आरोप लगाया है। उनके खिलाफ एक चार्जशीट जारी की है जिसे घर घर पहुंचाया जाएगा। यही नहीं, हेमंता के हिंदू मुस्लिम कार्ड को काउंटर करने के लिए प्रियंका ने अपने दौरे की शुरुआत मां कामाख्या देवी के दर्शन से की। असम के मशहूर गायक जुबिन गर्ग के संदेश का जिक्र करके हेमंता बिस्वा शर्मा को नसीहत दी। नए राजनीतिक रोल में प्रियंका की पूरी कोशिश है कि असम चुनाव में बीजेपी को कड़ी चुनौती दी जाए। राजनीति में बहुत निर्णय होते हैं और राजनीति में कभी कभी अपने खिलाफ, कभी कभी अपने पक्ष में होते हैं, कभी किसी और के पक्ष में होते हैं। ये सहना पड़ता है। तो 10 साल बाद अगर अभी भी उसी बात पे रो रहे हैं तो मैं क्या कहूँ। और दूसरी बात यह है कि आपने देखा है कि कितना भ्रष्टाचार हो रहे हैं। मैम, इस बार ये भ्रष्टाचार जो है ना, ये एक विश्वासघात है असम की जनता के साथ। ये हमारी जेब से नहीं ले रहे हैं पैसे,
ये जो संपत्ति सारी इकट्ठी कर रहे हैं, जो अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को दे रहे हैं, ये असम की जनता की संपत्ति है। देखिए, कांग्रेस का प्लान आपने देख लिया है। अब बीजेपी की रणनीति की चर्चा कर लेते हैं। इस बार पार्टी के सामने जीत की हैट्रिक लगाने की चुनौती है। हमारे संवाददाता अमोद राय को पता चला है कि बीजेपी ने असम में 50% से ज्यादा वोट हासिल करने का प्लान बनाया है। यह पार्टी की मुख्य रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी विकास और घुसपैठ के साथ कांग्रेस के अंदर की कलह पर भी नजर बनाए हुए है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के कई विधायक और उम्मीदवार अब भी हेमंता बिस्वा शर्मा के संपर्क में है। ऐसे में जिन सीटों पर कांग्रेस के अंदर असंतोष है, उन पर बीजेपी की नजर है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि कुछ मुस्लिम विधायक भी उनके संपर्क में हैं। सीएम हेमंता ने पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा के बीजेपी में 22 तारीख को शामिल होने की बात कही। वैसे टूट का दबाव सिर्फ कांग्रेस पर नहीं है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी में भी टिकट चाहने वालों की लंबी कतार है। यानी पार्टी पर बाहरी और भीतरी के बीच संतुलन बनाकर रखने की चुनौती है। असम में इस बार बीजेपी ने चुनाव को बूथ स्तर की लड़ाई बना दिया है। बूथ मैनेजमेंट पर काफी फोकस है। राज्य के 31,486 बूथों पर माइक्रो मैनेजमेंट किया जा रहा है। राज्य के 1,830 नए बूथों पर नई संरचना और पन्ना प्रमुख मॉडल के जरिए चुनावी तैयारी को धार दी जा रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी मुस्लिम बहुल करीब 7,000 बूथों पर भी सक्रियता बढ़ा रही है। बीजेपी इस बार 100+ सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही है। 95 से 100 सीटों पर खुद लड़ने की तैयारी है, जिसके लिए सहयोगी दल असम गण परिषद, UPPL और BPPL के साथ तालमेल की कवायद चल रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने साफ संदेश दिया है कि पार्टी का लक्ष्य सिर्फ जीत नहीं, बल्कि हर बूथ पर 50% से ज्यादा वोट पाना है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ऐसे विधायकों का टिकट काट सकती है जिनकी रिपोर्ट ठीक नहीं है या जिनके खिलाफ शिकायतें आ रही है। बीजेपी विपक्ष में टूट और सेंधमारी के साथ हर बूथ पर 50% से ज्यादा वोट का लक्ष्य लेकर चल रही है, तो वहीं कांग्रेस टूट से बचाव के साथ वोटों के ध्रुवीकरण और सरकार विरोधी माहौल के सहारे सूबे की राजनीति में वापसी की कोशिश कर रही है। सवाल है कि इस बार चुनाव में किसकी रणनीति भारी पड़ेगी। असम में विधानसभा की 126 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी को 60 सीटें हासिल हुई थी, कांग्रेस को सिर्फ 29 सीटें मिली थी। भारत माता की, नरेंद्र मोदी अभी तक कितना बीघा जमीन से हटाया? 1.5 लाख बीघा जमीन से असम से हम लोग घुसपैठियों को हटाया। अगली बार कितना को हटाऊंगा? अगर आप लोग बीजेपी को सरकार बनाने मौका देगा तो अगले बार 5 लाख बीघा जमीन से हम लोग घुसपैठियों को हटाऊंगा। मैं आपको लक्ष्य देता हूं, अपने आप को संकल्पित कीजिए और हम इस बार 50% से अधिक वोट हर बूथ पर लाने का संकल्प लेके जाएंगे। ये संकल्प केवल आपको जीत नहीं दिलाएगा, उस कांग्रेस की नैया को हमेशा के लिए डुबो देगा जो कांग्रेस इस देश के साथ खेलती है, इस देश की सुरक्षा के साथ खेलती है। अब आपको दिल्ली में चल रही AI समिट से जुड़ी खबर दिखाते हैं, लेकिन खबर किसी इनोवेशन की नहीं बल्कि प्रदर्शन की है। यह प्रदर्शन युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया और भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध को मुद्दा बनाया। इस प्रदर्शन में कोई AI का इस्तेमाल नहीं है। खैर, दिल्ली के भारत मंडपम में AI समिट हो रही थी, तभी अचानक युवा कांग्रेस के करीब 10 कार्यकर्ता समिट में पहुंच गए। उन्होंने अपनी शर्ट उतारी और द प्राइम मिनिस्टर इज कॉम्प्रोमाइज के नारे लगाने लगे। प्रदर्शनकारी सरकार पर भारत अमेरिका सौदे के जरिए राष्ट्रीय हितों से समझौता करने का आरोप लगा रहे थे। अचानक जब हॉल के अंदर हंगामा होने लगा तो दिल्ली पुलिस के कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। दिल्ली पुलिस ने बीजेपी ने यूथ कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर खासी नाराजगी जताई है। बीजेपी का कहना है कि जब देश में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो इस तरह का शर्टलेस प्रदर्शन कांग्रेस के विजन की कमी दिखाता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तो डायरेक्ट राहुल गांधी पर हमला किया और लिखा कि राहुल गांधी, भारत को अपमानित करके सरकार पर हमला करना ये आपका आइडिया ऑफ ऑपोजिशन है। बीजेपी आक्रामक हुई तो कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के समर्थन में आ गई। रोष था और ये रोष सिर्फ इन पे नहीं, हर एक भारतीय उस युवा में है जो बेरोजगार है और बेरोजगारी से झूल रहा है पिछले 12 सालों से। हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है, हमने एक लॉ कोई गलत नहीं तोड़ा है, हमने पीसफुली किसी को हमने चोट नहीं पहुंचाई है, अपनी बात रखी है और डेमोक्रेसी में ऐसा ही होता है। प्लानिंग कहाँ बनी थी? ये कोई सड़क चलते हुए यूथ कांग्रेस के किसी लीडर ने ये प्लानिंग नहीं बनाया।
ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। प्रोटेस्ट कहां करना चाहिए जनाब? किसी की बेसमेंट में जाकर प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट वहीं होता है जहां लोगों को दिखता है। तो संसद में हम बोले तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हम सड़क पर आए तो हम राष्ट्र विरोधी हैं। हम कहां बोले? ये कांग्रेस का अहंकार और साथ साथ उनकी निराशा का प्रतीक है। एक तरीके से देखो तो कांग्रेस भारत के विकास को चोक करने में लगी हुई। एंटी इंडिया ट्रेड डील है। एंटी इंडिया जो ट्रंप ने जिस तरीके से दबा के भारत के किसानों का गला रेत दिया है, ये एंटी इंडिया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में कपड़े नहीं उतारे, कांग्रेस को नंगा किया है। कांग्रेस का असली चेहरा देश के सामने आ गया है। तो वो चेहरा है एआई, मतलब अगेंस्ट इंडिया। 4 लोग इनमें से हम पकड़े भी हैं। वो इंडियन यूथ कांग्रेस के ही राष्ट्रीय सचिव, कोऑर्डिनेशन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हैं और बाकी के लोगों की भी जांच जारी है। उनको भी डिटेन किया जाएगा। और अब बात करते हैं चापलूसी के ग्रैंड मास्टर शहबाज शरीफ की। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ चापलूसी के चक्कर में कई बार अपने देश की बेइज्जती करवा चुके हैं। ये उनके लिए नया नॉर्मल है। वैसे बेइज्जती करवाने में उनका रिकॉर्ड उनके झूठ की तरह ही काफी कंसिस्टेंट है और इस बार भी अमेरिका में उन्होंने अपने इस रिकॉर्ड को कायम रखा है विदाउट एनी डाउट। समझिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने वो उठक बैठक तक करने को तैयार नजर आए। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो ट्रंप की चापलूसी में जुट गए। उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। पाकिस्तान की बेइज्जती और शहबाज की चापलूसी पर हमने फिक्र की रिपोर्ट तैयार की है, ध्यान से देखिएगा।